Hello everyone. Welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's the Hindu news analysis and today is 14 September 2023. So I will discuss the most important news from your examination point of view, and the first news is regarding the Nipah virus. So basically Nipah cases rise to 5 in Kerala. तो केरला में इसके कांटेक्ट में काफी लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे निपा वायरस से। और निपा वायरस का अगर हम देखें तो सबसे पहले निपा वायरस 1998 या 1999 में सिंगापुर या मलेशिया में स्प्रेड हुआ था। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट इस बात इसके बारे में ये है कि ये एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, मीन्स इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेशेंट है बताए गए कि कितने पेशेंट इससे अफेक्ट हुए हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। Next news is a special session to discuss Parliament, a 75 years journey, take up bills on CEC, etc. The press. तो बेसिकली पार्लियामेंट ने अपना एक स्पेशल सेशन बुलाया है जो कि स्टार्ट होगा 18 सितंबर से 18 सितंबर टू 22 सितंबर तक। ठीक है। नाउ पहले हम समझते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरीली जो है पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं एंड फर्स्ट इज द बजट सेशन। ये फरवरी और मार्च में होता है हर साल। सेकंड इज द मॉनसून सेशन। ये जुलाई और अगस्त में होता है। और थर्ड इज द विंटर सेशन। ये नवंबर और दिसंबर में होता है। ठीक है। नाउ जो भी हम सेशन की यहाँ बात कर रहे हैं ये सारे रेगुलर सेशन है। ठीक है। अब क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है स्पेशल सेशन, इसका मतलब ये रेगुलर सेशन तो है नहीं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि स्पेशल सेशन क्या होता है, कौन उसको बुलाता है, या उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो बेसिकली आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्पेशल सेशन। और ये पावर किसकी है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे कॉल अ स्पेशल सेशन एट एनी टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये जो स्पेशल सेशन हमारा होने जा रहा है 18 सितंबर टू 22 सितंबर, इसमें पार्लियामेंट कुछ इंपॉर्टेंट बिल को पास करेगी। कुछ बिलों पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ठीक है। जैसे उस कुछ बिल में अगर हम देखें, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल। तो अभी आप जैसे आपको पता होगा कि पीछे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक, जिसमें अरुण गोयल जी को अपॉइंट किया गया था और बहुत ही जल्दी उनको अपॉइंट कर दिया गया था। तो उन्होंने पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तुरंत उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और तुरंत फिर उनका अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाए थे कि भाई ये अपॉइंटमेंट जो है इट इज नॉट द ड्यू प्रोसेस और इट हैज नॉट बीन कंडक्टेड बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सेकंड क्या है, इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स आएंगे, जैसे कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023। तो ये सारे बिल जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मींस जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, उसमें डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें पार्लियामेंट की जो 75 ईयर्स की जर्नी है उसके रिगार्डिंग भी बात होगी कि देश ने 75 ईयर्स में क्या प्रोग्रेस की है, कहाँ कमी रही है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल हरासमेंट
आतिशी आस्क चीफ सेक्रेटरी टू स्ट्रेंथन पैनल्स। तो बेसिकली ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए और न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट जो है, क्या हुआ था, इस टर्म को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 354 ए में। और 354 ए जो आईपीसी का सेक्शन है, इट वाज इंक्लूडेड इन आईपीसी बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। जस्टिस वर्मा कमेटीज रिकमेंडेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखें, सो देयर वाज अ केस नोन एज, ये केस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में विशाखा एक एनजीओ है और एनजीओ ने इस फैक्ट को चैलेंज किया, इस बात को चैलेंज किया कि अगर किसी फीमेल का सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर, मीन्स जहां वो काम करती है, तो उसके कई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, लाइक द फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। 19 हमको बात करता है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, और 21 कहता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, अब फिर उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई, लेकिन ये टर्म सेक्सुअल हरासमेंट वाज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए डिसीजन था ये विशाखा का 1997 का, और ये टर्म इंक्लूड की गई 2013 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के द्वारा। तो सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली होता क्या है, ये इससे संबंधित प्रोविजंस जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 354 ए आईपीसी में पाए जाते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो अगर कोई पर्सन अनवेलकम एडवांसमेंट करता है किसी फीमेल की तरफ, सेकेंडली उससे रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर के लिए, या उसको पोर्नोग्राफी दिखाता है अगेंस्ट द विल ऑफ दैट फीमेल, तो ऐसा पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354 ए ऑफ आईपीसी सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस करता माना जाता है। एक बेसिक पॉइंट यह है कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट एक फीमेल अगेंस्ट मेल कर सकती है, आंसर इज नो। ठीक है, तो एक फीमेल मेल का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 354 ए ऑफ आईपीसी। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड स्टार्ट ही होता है, सेक्शन स्टार्ट होता है व्हेन अ मेल, तो जब, इसका मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस है। ठीक है, नाउ ये जो एडिटोरियल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अ मॉकरी ऑफ पेडागोजिक एथिक्स, द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड। इसके जो ऑथर हैं वो कृष्णा कुमार जी, ही वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो पहले एक कंसर्न इनका ये है कि देयर इज अ गैप इन द टीचर ट्रेनिंग में गैप, जो कि कहीं ना कहीं हमारे राइट टू एजुकेशन को अफेक्ट करता है। अब हम थोड़ा सा राइट टू एजुकेशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और ये राइट टू एजुकेशन बेसिकली क्या है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको दो राइट देता है। पहला राइट है हमारा राइट टू लाइफ, दूसरा राइट है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। दो हमारे पास राइट। ठीक है, अब ये जो वर्ड लाइफ है, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन की है इन डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, अब देयर वाज अ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ
मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ गिवन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड राइट टू एजुकेशन। क्या कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में दिया है उसमें राइट टू एजुकेशन शामिल है। ठीक है, अब ये जो राइट टू एजुकेशन, ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और ये बात सच भी है, कि एक एजुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इन ए बेटर वे इन कंपैरिजन टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के आधार पर पार्लियामेंट ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट one new article, that is article 21A was inserted। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया। अब आर्टिकल 21A क्या कहता है? 21A कहता है कि हर चाइल्ड जिसकी एज 6 to 14 के बीच में है उसके पास राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, और उसको ये एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? फ्री एंड कंपलसरी, मींस ही हैज राइट टू गेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पर ड्यूटी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? तो ये तो फंडामेंट राइट बन गया, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कानून बना, एंड दैट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट। आई थिंक दिस एक्ट इज ऑफ 2009। अब क्योंकि एजुकेशन एक कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? कनकरेंट लिस्ट का। तो कनकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का भी होता है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी होता है। तो दोनों इस पर कानून बना देते हैं राइट टू एजुकेशन पर। अब इस एडिटोरियल न्यूज में ऑथर का कंसर्न ये है कि जो हमारी राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, और उसका रीजन ये है कि जो टीचर की ट्रेनिंग है उसमें गैप है। गैप का मतलब क्या है? कि जो हमारे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई है वो प्रॉपरली इसको एनफोर्स नहीं कर रही है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि अगर टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो वो प्रॉपर एजुकेशन भी स्कूल में नहीं दे पा रहा है, और जिससे राइट टू एजुकेशन का इनडायरेक्टली वायलेशन हो रहा है। साथ ही साथ उन बच्चों का जो है लॉस हो रहा है जिनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें। तो ये ऑथर ने इस एडिटोरियल में बताया। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। अब बेसिकली क्या है तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज दिस ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट? तो और सेकेंड इज व्हाट इज दिस पेरिस एग्रीमेंट? आप सभी जानते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके बहुत ज्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जिसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि सी का वाटर लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, सी का वाटर लेवल इंक्रीज होता है जिससे कि वाटर मेल्ट होता है। अब जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, और ये पानी कहाँ आएगा? ये पानी आएगा हमारे सी में। अब अगर सी का वाटर लेवल रेज होगा तो उसके और कई गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे कि जो कंट्री थोड़ा सा डाउन साइड है उनके डूबने की आशंका रहेगी। सिमिलरली इससे बहुत ज्यादा
बैड इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी पर। तो इसलिए क्या हुआ, इस पर एक पेरिस एग्रीमेंट बना। अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये एक ट्रीटी है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक 176 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं, और इन 176 कंट्रीज ने ये एक एग्रीमेंट किया कि वो मैंडेटरीली क्या करेंगे कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ का टेम्परेचर है, इसको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लेकर आएंगे, ठीक है। और ये बिलो 2 डिग्री सेल्सियस जो होता था प्री इंडस्ट्रियल एरा, तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब टेम्परेचर अर्थ का इतना होता था। तो अब क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है तो अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस पेरिस एग्रीमेंट का मेन कंसर्न यह है कि इसको इस लेवल पर लाना, ठीक है। अब इस इस लेवल पर लाने के लिए ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, ये एक मैकेनिज्म है। हर 5 साल में इसको एनालाइज करना कि हम लोगों ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, एक मैकेनिज्म है प्रोग्रेस को देखने का कि 5 साल में हम अपने ऑब्जेक्ट के कितने नजदीक पहुंच पाए, ठीक है। नाउ वी कम टू दिस न्यूज, द बर्थ एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है, द रियलिटी ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस, ठीक है। तो ये अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फाइनल वर्डिक्ट अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, वो अवेटेड है। आई थिंक 15-16 दिन हो गए इस पे सुनवाई चलते हुए। थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, ठीक है। इस स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर के पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे, कुछ स्पेशल पावर्स होंगे, जिनमें से एक पावर जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि हमारे लॉज, देखिएगा वैसे आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट में भी क्या है कि कुछ स्टेट में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो वैसे तो अगर हमारी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो सारे स्टेट पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, ठीक है। अब ये स्पेशल स्टेटस कहता है कि भाई अगर उसको जम्मू कश्मीर में अगर हम अपने किसी कानून को लागू कराना चाहते तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की हमको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब सरकार ने 2019 में 5 अगस्त 2019 को इसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। अब हमारे लॉज वहां पर एज इट इज एप्लीकेबल हैं। अब जम्मू कश्मीर भी और अदर स्टेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का डिसीजन था जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेने का, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर की कार्रवाई अभी चल रही है। एंड वी डू नॉट हैव एनी फाइनल वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सो फार। तो जैसे ही फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ ये कहता है ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा अंडर यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉज इंडिया। तो बेसिकली इंडिया ने ये कहा है कि अगर हम अपने डेटा को किसी दूसरे कंट्री को देते हैं, ठीक है, तो दूसरे कंट्री की ड्यूटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो किसी थर्ड पर्सन को जो देगी वो हमारी परमिशन से देगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है, ये जो कहते हैं यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉज, ठीक है। अब कानून दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल लॉ और एक होता है म्युनिसिपल लॉ, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ जो दो या दो से अधिक देशों के बीच के रिलेशन को गवर्न करता है, वी कॉल दैट इंटरनेशनल लॉ। डोमेस्टिक लॉ क्या होता है? डोमेस्टिक लॉ और म्युनिसिपल लॉ किसी देश का अपना कानून, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली अगर इंटरनेशनल लॉ का कोई प्रोविजन हमारे डोमेस्टिक लॉ या म्युनिसिपल लॉ के अगेंस्ट है तो हम उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। यही बात इस न्यूज में कही गई है कि ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा अंडर यूएन ट्रीटी। तो अगर यूएन की कोई ट्रीटी इस तरह से बनती है जिसमें कि पर्सनल डेटा ट्रांसफर किया जाएगा तो वो इंडिया के डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से होगा। मींस
उससे संबंधित जो इंडिया के डोमेस्टिक लॉ हैं, वो यूएन को मानने पड़ेंगे। अगर यूएन उनको नहीं मानता, तो आवर कंट्री मीन्स इंडिया विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी। तो भारत जो है उस ट्रीटी का पार्ट नहीं बनेगा। रेस्ट ऑफ द न्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.